अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। जैसे हमारे पास मौसम बदलते हैं और ख़ास करके गर्मियाँ आती हैं, हमें ब्लोटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और मेरी कोशिश होती है, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है और ये आपकी गट से एसोसिएटेड है, इसके रीजंस भी इतने वास्ट हैं, तो मुझे लगा कि ये पूरी एक वीडियो जो है वो डिज़र्व करता है। ब्लोटिंग आपको जिस भी वजह से है, आपको उसकी वजह की तह तक पहुंचने की ज़रूरत है। जब आप वजह की तह तक पहुंचेंगे तभी तो आप उसको ट्रीट कर सकेंगे। सारी रीजंस जो मैं आपको 5-6 गट से एसोसिएटेड बताने लगी हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हाइड्रेटेड रहें। अपने पानी आप ब्लोटेड होने की शिकायत करने से पहले ये ख्याल रखें कि क्या आप पानी ठीक पी रहे हैं। ये ख्याल रखें कि क्या आप दिन में चहलकदमी ठीक कर रहे हैं। इफ़ यू आर वॉकिंग सफिशिएंट इनफ, यू नीड टू कीप वॉकिंग, ताकि जो आपके लिम्फेटिक्स हैं उनकी सर्कुलेशन अच्छी रहे, आपकी बाल मूवमेंट्स अच्छी रहें और आपके हाजमे का सिस्टम अच्छा रहे। यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर, अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, ताकि आपके बाल फंक्शंस जो हैं अच्छे रहें और आप ब्लोटेड ना रहें। अगर आप नीट खा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा जंक नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा आप कैफ़ीन नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे और वॉक और पानी की रूटीन भी अच्छी है, तो गट से रिलेटेड कुछ रीज़न्स आपके पास हो सकते हैं जिन पर मैं अभी बात करने वाली हूँ। नंबर 1 रीज़न जिस पर मैं बात करने वाली हूँ, अगर आपको ब्लोटिंग के साथ बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन, हार्ट बर्निंग और तेज़ाबियत रहती है, ये इस तरफ निशानदेही कर सकता है कि जो आपका स्टमक है वो बहुत कम एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। याद रखिए कि स्टमक का पीएच बहुत एसिडिक होना चाहिए और खाने के बाद स्टमक को ठीक ठाक तेज़ाब बनाना चाहिए, ताकि वो उस खाने को, ख़ास करके खाने में मौजूद प्रोटीन को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके, ताकि वो हज़म होकर नीचे छोटी आंत में जाए, ऊपर की तरफ फूड पाइप में वापस ना आए। अगर आपको ब्लोटिंग के साथ साथ इंडाइजेशन, हार्टबर्न और एसिडिटी है, इसका मतलब है कि स्टमक का पीएच ज़्यादा अल्कलाइन है, एसिड कम बना रहा है और इससे खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका इलाज जो है, मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आप बीटेन हाइड्रोक्लोराइड सप्लीमेंट हर डाइट के साथ लेना शुरू कर दें और एप्पल साइडर विनेगर 1 टीस्पून पानी में मिक्स करके आप 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर या कोकोनट वाटर में मिक्स करके अपनी मील से 30 मिनट्स पहले लें। यह आपके स्टमक को हेल्प करेगा कि वो एसिड जो है उसको अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस करे, ताकि प्रोटीन और खाना ठीक तरह डाइजेस्ट हो और वो ऊपर की तरफ ना आए। नंबर 2 रीज़न आपके पास क्या हो सकता है? हमारे पास ब्लोटिंग 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। एक गॉल ब्लैडर जो आपकी राइट तरफ होता है और एक पैंक्रियास जिस पर बाद में आएंगे, जो आपकी लेफ़्ट तरफ होता है। अगर आपकी जो ब्लोटिंग है उसके साथ आपको बर्पिंग, जिसको खट्टे डकार भी कहा जाता है बड़ी लेमैन लैंग्वेज में, और उसके साथ साथ फुलनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो। और इसको डायग्नोस करने का एक और तरीका ये है कि अगर आपकी ब्लोटिंग के साथ साथ पेन, अक्सर क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमारे राइट शोल्डर में और यहाँ गर्दन में और सब स्कैपुलर, इस रीजन में हमारे पास जाता है। इसको आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी उंगलियों को आप अपनी रिब से 2 इंच नीचे और यहाँ मिड से 1 इंच राइट पर प्रेस करके 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप इसका मसाज करते हैं और ये रिलीफ होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि ये ब्लोटिंग गॉल ब्लैडर के साथ ही एसोसिएटेड है। रिलीफ ये इसलिए होता है कि आपके गॉल ब्लैडर की डिकंजेशन स्टार्ट हो जाती है और जो फ्लूइड और गैसेस जो हैं वो फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो ब्लोटिंग कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको गॉल ब्लैडर फार्मूला और रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स लेने की ज़रूरत है। यानी जो आपका गॉल ब्लैडर है वो ठीक तरह बाइल नहीं बना रहा है, क्योंकि उसने बाइल कॉन्सेंट्रेट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना था ताकि वो फैट को डाइजेस्ट करे। ये काम नहीं हो रहा, तो प्लीज़ अपना गॉल ब्लैडर फार्मूला और रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स जो हैं उसको ऑर्डर करें। नंबर 3 रीज़न आपके पास राइट साइड वाली आ जाती है पेंक्रियास। पेंक्रियास का काम है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले ज़बरदस्त एंजाइम्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करना। जब वो ये सारे एंजाइम्स आपके पास प्रोड्यूस करेगा तो आपके पास खाना बेहतरीन डाइजेस्ट होगा। अगर आपको ब्लोटिंग के साथ साथ ग्रीसी स्टूल, यानी बहुत स्लिपरी स्टूल आता है और डायरिया रहता है, इसका मतलब है कि जो आपका पेंक्रियास है उसमें एंजाइम्स ठीक तरह नहीं बन रहे हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में आपको मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस लेने की ज़रूरत है अपनी मील के साथ, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी, ताकि जिस टाइम आप वो खाना लें वो एंजाइम सप्लीमेंट्स पेंक्रियास को जाके हेल्प करें और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट करना शुरू करें। इसके साथ साथ अगर पेंक्रियास की वजह से आपको ब्लोटिंग ज़्यादा है, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट भी कम करें, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा लेंगे पेंक्रियास को इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस पर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। और साथ साथ प्लीज़ फर्मेंटेड फूड आइटम्स, सावरक्राट, केफीर वगैरह, इनका भी इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करें। नेक्स्ट रीज़न हमारे पास आ जाती है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 90% ऑफ खाना डाइजेस्ट करती है, सेंटर में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट करना और बैक्टीरिया
बैक्टीरिया आपके पास कम रखना। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़रूरत से ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होगा, एक कंडीशन होती है SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसमें अक्सर आपके पास वो बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ हिजरत करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर क्योंकि खाना नहीं डाइजेस्ट होना चाहिए था, अब जब बैक्टीरिया वहाँ पर खाना डाइजेस्ट करेगा, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करेगा। तो आपके पास SIBO की कंडीशन में जो गैस और फ्लूइड रिटेंशन है वो हो सकती है। ऐसे पेशेंट की निशानी ये होती है कि जब वो प्रोबायोटिक्स लेता है उससे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती, और जब वो फाइबर रिच फूड यानी ज़्यादा वेजिटेबल्स लेता है उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपके पास जो खाना डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया है, फाइबर वाला, वो गलत जगह पे मौजूद होता है। वो अपनी अलॉट हुई डेजिग्नेशन से पहले खाना डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, गैस और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट को जब आप प्रोबायोटिक देते हैं, मज़ीद गुड बैक्टीरिया भी गलत जगह पे फंक्शन शुरू कर देता है, तो ऐसे पेशेंट ने फ़ौरन प्रोबायोटिक छोड़ देनी है, कुछ अरसे के लिए फाइबर भी छोड़ देना है, कार्निवोर मील्स लेनी है, यानी मीट से रिलेटेड, लीन मीट, फिश से रिलेटेड मील्स लेनी है, वेजिटेबल्स कम लेने हैं, और SIBO के पेशेंट ने 2 से 3 महीने के लिए स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाना है, ताकि उसकी गट को हील करने में टाइम मिले। और इसके साथ साथ उसने गार्लिक, क्लोव, टर्मरिक, इन सारे जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं इनको भी अपनी डाइट में शामिल रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी ब्लोटिंग बड़ी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से है, तो उसकी रीज़न आपके पास ये हो सकती है कि वहाँ पर इतना गुड बैक्टीरिया है ही नहीं कि वो फर्मेंटेशन कर सके आपके फाइबर की, आपके वेजिटेबल्स की, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप प्रोबायोटिक्स लेना और फर्मेंटेड फूड और गुड फाइबर डाइट लेना स्टार्ट कर दें। अगर प्रोबायोटिक्स लेने के बाद आपकी ब्लोटिंग, आपकी गैस कम होती है, इसका मतलब है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम थी और वहाँ पर आपके पास गुड बैक्टीरिया कम था। मैंने आपको समझे दरिया को कूजे में बंद कर दिया, आपको ब्लोटिंग के गट से रिलेटेड डिफरेंट कॉजेज़ और उनके ट्रीटमेंट्स बता दिए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को सुनने के बाद सेल्फ डायग्नोज करने की कोशिश करें कि आपका इनमें से कॉज कौन सा है। अपने हेल्थ कोच और डॉक्टर के मशवरे से उसके सोल्यूशन पे पहुंचिए। इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए जिनका मैंने नाम लिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।